Hello everyone, I'm your new mentor for analytical chemistry। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो आगे जाने से पहले देयर आर टू टर्म्स, ट्रू वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू, व्हिच वी शुड डिफाइन फर्स्ट। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? ये वो वैल्यू है जो कि एक्चुअल कंटेंट है एनालाइट का प्रेजेंट इन द सैंपल, बट हम कभी भी उसे एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी एरर्स। वहीं एक्सेप्टेड वैल्यू वो वैल्यू है जो कि ट्रू वैल्यू से सबसे क्लोज होती है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक बहुत ही सही और सटीक तरीका है मैक्रो क्वांटिटीज को एनालाइज करने का। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड्स ऑफ मैक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले एनालाइट को एक इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसके मास को मेजर करते हैं एंड केमिकल कंपोजिशन से कोरिलेट करते हैं। सो इन दिस प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल द एनालाइट is selectively converted to an insoluble form, and then measurement of mass of material is done and correlated with chemical composition। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कैल्शियम आयन, when we react it with oxalate ion, we get calcium oxalate, but ये इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम उसे ओवन में रख के हीट करते हैं ताकि उसका मॉइस्चर चला जाए, इम्प्योरिटीज चला जाए, और जब और हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है जो कि ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती हैं तो वो चली जाती हैं। तो हम ये मेथड को कर क्यों रहे हैं? एक मोर स्टेबल प्रेसिपिटेट के लिए। सो इधर कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम ऑक्सलेट, इसलिए कैल्शियम के एनालिसिस के लिए हम ये करते हैं। टू एनालाइज अ सैंपल, प्रेसिपिटेशन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है एनालाइट को सेपरेट करने की फ्रॉम इंटरफेरेंस। बट उसके अलावा हम क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस, solvent extraction and chromatography are other important methods that are used for separation। तो बात करते हैं वो क्या क्राइटेरियाज हैं जो ग्रेविमेट्रिक मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो स्लाइटली सॉल्युबल होना चाहिए। इट शुड बी स्लाइटली सॉल्युबल सो इट कैन बी वेड एज सच। सेपरेशन प्रोसेस सफिशिएंटली कंप्लीट हो, इसलिए जो हमारा एनालाइट है अनप्रेसिपिटेटेड फॉर्म में वो एकदम नेग्लिजिबल बचा होना चाहिए, अदरवाइज हमें एग्जैक्ट अमाउंट प्रेसिपिटेट का नहीं पता चल पाएगा। तो सेकंड इज द सेपरेशन प्रोसेस should be sufficiently complete so that the quantity of analyte left unprecipitated is undetectable। थर्ड, हमारे प्रेसिपिटेट का एक फिक्स्ड, एक डेफिनेट कंपोजिशन होना चाहिए और वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि इम्प्योर रहेगा तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट पता ही नहीं चल पाएगा। सो द प्रेसिपिटेट शुड हैव डेफिनेट कंपोजिशन एंड शुड बी प्योर। प्योर फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट हम उसे वेट करना होता है। सो द प्योर फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट इज वेट, एंड फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ वेट हम एनालाइट ऑफ सैंपल को कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? Percentage of analyte present in the sample is given by weight of the sample of analyte, weight of the analyte upon weight of the sample into 100। तो हमने देखा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिजायरेबल ऑफ प्रेसिपिटेट? तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होना चाहिए सो दैट फिल्ट्रेशन के दौरान ज़्यादा लॉस ना हो।
That is, the precipitate should be insoluble so that no appreciable loss occurs when it collected by filtration. Second, precipitate हमारा solution से easily separate हो जाना चाहिए और possible होना चाहिए उसे wash करना so that हम उसे free कर सके soluble impurities से. Second है तो the precipitate must be easily separated from the solution by filtration and can be washed free of soluble impurities. Third condition है पार्टिकल की ऐसी साइज होनी चाहिए कि वो फिल्टरिंग मीडियम से पास ना हो पाए. इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक ये फिल्टर है जिसकी कोई पोर साइज होगी, अब हम उससे एनालाइट को पास करा रहे हैं. तो दिस इज द साइज ऑफ पार्टिकल. यदि पार्टिकल की साइज जो हमारा जो फिल्टरिंग मीडियम है उसके पोर की साइज से छोटी होगी, तो जब हम फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स हमारे प्रेसिपिटेट के इससे पास कर जाएंगे और जो हमारे पास बचा हुआ प्रेसिपिटेट रहेगा वो नहीं रहेगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया रहेगा. तो हमारा मेथड एक तरीके से फेल हो जाएगा. The third condition is very important, that particles are of such size that they do not pass through the filtering medium and the particle size is unaffected by the washing process. Fourth, हम precipitate को एक pure substance of definite composition में convert कर सके वो ऐसा होना चाहिए. That is, it must be convertible into a pure substance of definite composition. So let's come on the topic, the theory of precipitation process. तो हमें इधर 3 टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है. First is supersaturation, second is nucleation and third is crystal growth. So let's first talk about supersaturation. Supersaturation को अचीव करने के लिए हम एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड करते हैं सॉल्यूशन में. ये होता कब है? When the solution phase contains more of the dissolved precipitate that can be present at equilibrium. So जब solution phase में ज्यादा नंबर ऑफ dissolved precipitate प्रेजेंट रहेंगे इक्विलिब्रियम की तुलना में, तभी सुपर सैचुरेशन होगा. और जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा इक्विलिब्रियम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है और जो बन रहे हैं प्रेसिपिटेटिंग के रिएजेंट ऐड करने के द्वारा, उसमें जितना डिफरेंस रहेगा उतना अच्छा से सुपर सैचुरेशन होगा. सो सुपर सैचुरेशन occurs when the solution phase contains more of dissolved precipitate that can be present at equilibrium, and the greater the disparity, the greater the relative supersaturation. अब बात करते हैं न्यूक्लिएशन की. जब कुछ आयंस या न्यूक्लियाई पास आते हैं टू फॉर्म अ स्टेबल सेकंड फेज, तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं. तो इस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लिएशन में इन्वॉल्व क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स of precipitate that will grow spontaneously from the supersaturated solution. तो हमने जो supersaturated solution पहले बनाया था उसके कारण कुछ particles of precipitate produce हो जाते हैं. So nucleation में हमने क्या समझा? When some minimum number of ions or nuclei come together to form a stable second phase, this process is called nucleation, and this process involves the formation of the smallest particle of precipitate that will grow spontaneously from the supersaturated solution. तो बात करते हैं हमारे थर्ड टर्म की, दैट इज क्रिस्टल ग्रोथ. तो क्रिस्टल ग्रोथ में क्या होता है? जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि
हमारे न्यूक्लिएशन स्टेप में फॉर्म हुए थे, वो जब पास आएंगे टू गिव अ प्रेसिपिटेट, तो हम इसको क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं, जो कि कर्डी होता है, इट्स लाइक ट्रांसलूसेंट साइज, ना हमारा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहेगा ना अभी प्रॉपर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल AgCl. When a less number of nuclei are formed, then these nuclei act as a base for further growth, crystal growth of precipitate, which is deposited on the initially formed nuclei, so that crystal growth inside and we get the crystalline precipitate. तो हो क्या रहा है, जो हमारे ये आए, हमारे जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, वो एक बेस दे रहे हैं और क्रिस्टल ग्रोथ के लिए, मतलब इन्हीं पे हमारी क्रिस्टल ग्रोथ होती जाएगी और हमारे पास इन दी एंड एक क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। और इसको हम बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट मानते हैं, क्योंकि जितना भी इसमें डिसॉल्व सॉल्यूशन में हमारा एनालाइट रहेगा, वो इस प्रोसेस से हमारे पास पूरा एक साथ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। नाउ व्हाट इज जेलेटिनस प्रेसिपिटेट? जो प्रेसिपिटेट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन कंटेन करता है, उसे हम जेलेटिनस प्रेसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeOH thrice, AlOH thrice, etc. Now there is one more important term, पैप्टाइजेशन। ये एक फिनोमिना है जिसमें प्रेसिपिटेट हमारा फिर से कोलाइडल स्टेट में चला जाता है। मतलब जो हमने पूरी जो प्रोसेस की, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाए, वो आपस में आए, फिर उन पे क्रिस्टल ग्रोथ हुई और हमें प्रेसिपिटेट मिला, तो इस फिनोमिना के कारण वो फिर से अपने कोलाइडल फॉर्म में चला जाता है। और ऐसा होता क्या है, होता क्यों है? दिस occurs due to removal of charge neutralization on the surface of precipitate. और ये जो रिमूवल ऑफ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन क्या है बेसिकली, तो अभी हम लोग आगे की प्रोसेस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है, एंड हाउ दिस प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन कैन बी अवॉइडेड। इट कैन बी अवॉइडेड यदि हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट से उस सॉल्यूशन को वॉश करें, ताकि जो हमारे आयंस है वो एज इट इज रहे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेनी-फजान-हान्स रूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसमें वो रूल क्या कहता, क्या उसे समझने से पहले हम लोग कंसीडर करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और उसके लिए आयंस कौन से लगेंगे? ऑब्वियसली सिल्वर एंड क्लोराइड आयंस। वी हैव silver and chloride ions in the solution. जब इनका solubility product पास हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा from Ag plus and C minus ions, तो क्या होगा? ये दोनों आयन आपस में क्लिंग करने लगेंगे, मतलब पास आने लगेंगे। तो ये दोनों एकदम पास आ जाएंगे और क्या होगा? एक क्रिस्टल लैटिस बना देंगे, किसका? AgCl का। और धीरे धीरे पीपीटी की साइज, प्रेसिपिटेट की साइज बढ़ती जाएगी और वो फिर सेटल डाउन हो जाएगा हमारे बॉटम ऑफ द कंटेनर में ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हुआ? वी टेक सिल्वर क्लोराइड to for the precipitation of silver chloride, we take silver ion and chloride ion in solution. When the solubility product is increased, दोनों आयन आपस में पास आ जाएंगे एंड क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, और जो कि जब धीरे धीरे बड़ा बड़ा होते होते बॉटम ऑफ कंटेनर में सेटल हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने जो पढ़ा, कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज क्यों होते हैं, उनमें चार्ज किस रीजन के कारण आता है? सो इट इज बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन टू देयर सरफेस। मतलब यदि ये एक पॉजिटिव चार्ज है
तो वो नेगेटिव चार्ज के एड्सॉर्प्शन के कारण इलेक्ट्रिकली चाहिए, फिर कोई न्यूट्रल भी है तो क्यों चार्ज होगा? तो तभी चार्ज हो सकता है जब उसके सरफेस पे कोई चार्ज्ड आयंस एड्सॉर्ब्ड हो रहे हो। तो हमने देखा कि इस AgCl का प्रेसिपिटेशन कैसे हमने अभी किया, इधर कैसे AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। सो व्हेन द AgCl particles are of colloidal size, there are large numbers of Ag plus and Cl minus ions on the surface. AgCl का हमारा बन चुका है, अब हमारे पास Ag plus and Cl minus ions हैं सरफेस में जो कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये रूल हमें ये बताएगा बेसिकली कि हमें आयंस कौन से एब्जॉर्ब करना है सरफेस पे। तो जो सरफेस आयंस हमेशा कौन दो आयन अट्रैक्ट करते हैं जो कि अपोजिट हो। सो सरफेस आयंस अट्रैक्ट आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो यदि हमारे सॉल्यूशन में 3 आयंस है Na+, Cl- एंड NO3-, तो Ag+ क्या क्या अट्रैक्ट करेगा? वो जितने भी नेगेटिव आयंस है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इट विल अट्रैक्ट Cl- एंड NO3-। एंड सरफेस ऑफ Cl- क्या अट्रैक्ट करेगा? इट विल अट्रैक्ट Na+ आयन। तो ये पेनी-फजान रूल, हान रूल कहता क्या है? ये कहता है, ये हमें बताता है कि कौन सा आयन स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होगा हमारे कोलाइडल, हमारे प्रेसिपिटेट या कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पे। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऊपर दिए डायग्राम पे चलते हैं। हाँ, तो हमारा AgCl है और हमारे पास आयन कौन कौन से थे? NO3-, Cl-, Na+। तो रूल ने हमारे क्या कहा कि इसकी सरफेस पे वो आयन स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होगा जो कि कॉमन होगा लैटिस के। तो इन दिस केस AgCl के लैटिस में और इन 3 आयन में कौन सा आयन कॉमन है? ऑब्वियसली इट इज अ क्लोराइड आयन। तो इसकी सरफेस पे कौन सा आयन एब्जॉर्ब हो रहा है? इधर देखिए आप लोग, क्लोराइड आयन। तो सरफेस ऑफ पार्टिकल विल एक्वायर अ लेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड उसके कारण हमारा पार्टिकल किस तरीके से चार्ज हो जाएगा? सिंस क्लोराइड आयन इज अ नेगेटिव आयन, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये किस टाइप के आयन को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन। और हमारे पास एक ही पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, विच इज Na+ आयन। तो दिस विल अट्रैक्ट Na+ आयन और उससे क्या होगा? एक पॉजिटिवली चार्ज आयन की भी लेयर बन जाएगी जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी लेयर। और सेकेंडरी लेयर क्या होगी? सिंस इसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो ये लूजली हेल्ड होगी देन दी प्राइमरी लेयर जो कि फर्स्ट फॉर्म हुई थी। इन दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर के कारण ये दोनों मिलकर क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? दे कंस्टिट्यूट या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इस डबल लेयर की सिग्निफिकेंस क्या है? ये हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है टू कोलॉइडल डिस्पर्शंस। तो आप समझ गए होंगे हम लोग इधर बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमने समझा क्या, व्हाट इज फजान-हान्स रूल, वो एग्जैक्टली कहता क्या है? एग्जैक्टली हमें ये बताता है कि यदि हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है वो सॉल्यूशन में है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं, तो कौन कौन से आयंस कैसे कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं जो कि अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट्स गो टू अवर टेक्स्ट। सो हमने यही जाना कि प्राइमरी एंड secondary layers are considered to constitute electrical double layer
which imparts a degree of stability to colloidal dispersion. इसके कारण क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे बिकॉज अब वो चार्ज्ड हो गए, तो आपस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स बने वो नहीं आएंगे, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जिसके कारण यदि रिपेल करेंगे पास नहीं आएंगे तो दे विल रेजिस्ट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स. Correct this word, it is larger particles which will settle from the solution. Okay. Now our next topic is von Neumann's theory of relative supersaturation. So he was the first जिन्होंने एक systematic study of relationship between हमारे साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट एंड द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बीच बनाई. मतलब क्या रिलेशन होगा साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बीच. सो ही प्रपोज दैट इनिशियल रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव सुपर सैचुरेशन. जो हमारा प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेशन का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रिलेटिव सैचुरेशन का. और उन्होंने रिलेटिव सैचुरेशन सुपर सैचुरेशन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया विच इज Q माइनस S अपॉन S. तो ये Q क्या होता है, इट इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस मोमेंटली प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग द रिएजेंट्स. मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन था, हमने उसमें कोई रिएजेंट डाला. रिएजेंट क्या डालेंगे, ऑब्वियसली एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालेंगे जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करने में मदद करेगा. तो उसके डालने से जो हमारा मोमेंटली प्रोड्यूस्ड हुआ, हमारा एनालाइट प्रेसिपिटेट आउट हुआ, उसके टोटल कंसंट्रेशन को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. और हमारा S क्या है, इट इज द इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी. कि प्रेसिपिटेट हमारा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो उसकी क्वांटिटी को S डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी ऑफ आवर एनालाइट. तो हमारी डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन क्या होगी, जो हमारा प्रेसिपिटेट बना और जो उसकी इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी है उसका डिफरेंस. सो द डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन एट द मोमेंट प्रेसिपिटेशन बिगिंस is given by Q minus S. तो यदि हमारा Q माइनस S ज्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे एंड प्रेसिपिटेट की साइज स्मॉल होगी. तो Q माइनस S कब लार्ज होगा, जब हमारा Q लार्ज होगा. तो Q हमारा कब लार्ज होगा, जब जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड है रिएजेंट डालने पर वो ज्यादा होगा. तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे ज्यादा होंगे और जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल की साइज है वो स्मॉल होगी. और S क्या है टर्म, डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को जो कि प्रेसिपिटेशन को रोक रहा है या फिर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसे रीडिसॉल्व कर दे रहा है. कैसे, यदि S की वैल्यू हमारी ज्यादा है, यदि S की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये पूरा रेशियो हमारा कम हो जाएगा. उससे क्या होगा, हमारा रिलेटिव सुपर सैचुरेशन कम हो जाएगा जिसके कारण कम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे. बिकॉज हम अपना मिक्सिंग रिएजेंट डालते रहेंगे, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालते रहेंगे, बट उतने ज्यादा इंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाएंगे जितने होते यदि हम स्मॉलर वैल्यू ऑफ S होती. तो जब स्मॉलर वैल्यू ऑफ S होगी तो जो हमारा रेशियो बढ़ जाएगा, मतलब रिलेटिव सुपर सैचुरेशन ज्यादा होगा. कैसे ज्यादा होगा, इस फॉर्मूले से, हमारा फॉर्मूला यही था ना रिलेटिव सुपर सैचुरेशन का.
तो इसमें जब S ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है, S कम हो रहा है तो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन ज्यादा हो रहा है। उससे क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो ज्यादा फॉर्म होंगे और जो प्रेसिपिटेट की साइज है वो स्मॉल होगी। And our now next topic is chemical steps involved in gravimetric analysis. It means यदि हम एक लेबोरेटरी में हैं और हम केमिस्ट हैं और हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, तो एज अ केमिस्ट हम क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सैंपल है उसको वेट करना होगा। सो द सैंपल बीइंग एनालाइज्ड इज वेट फर्स्ट। उसके बाद जो हमने सैंपल को जो वेट कर चुके हैं उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। सो द वेट सैंपल इज डिसॉल्व्ड इनटू अ सूटेबल सॉल्वेंट। उसके बाद जो भी स्पीसीज इंटरफेयर कर सकती हैं हमारे एक्चुअल मेजरमेंट में, उनको हम रिमूव कर देते। कैसे? सूटेबल सेपरेशन मेथड से। कोई भी लाइक क्रोमेटोग्राफी और समथिंग एल्स, हम उससे उसको रिमूव कर देते हैं। सो स्पीसीज व्हिच इंटरफियर इन द एक्चुअल मेजरमेंट आर ऑफन रिमूव्ड बाय सूटेबल सेपरेशन मेथड। उसके बाद अब हम सिंस एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उसका हमें एक एनवायरनमेंट एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसको किस किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं? पीएच एडजस्ट करके, कंसंट्रेशन एंड, या फिर कंसंट्रेट कर सकते हैं सॉल्यूशन को या फिर डाइल्यूट कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट इज एडजस्टेड एंड दिस में इंक्लूड पीएच एडजस्टमेंट और कंसंट्रेटिंग और डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। उसके बाद एक हम सूटेबल इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। So a suitable inorganic precipitating reagent is added. After that, हम लोग precipitation को एक hot solution में करेंगे और धीरे धीरे अपने precipitating agent को एक dropper से डालते जाएंगे हमारे solution में, so that जो initially form nuclei होगा वो base की तरह act करेगा for further crystal growth. Okay, so precipitation is carried out in hot solution. Then precipitating reagent is added very slowly with constant stirring. We can use glass rod for constant stirring, and so that the initial formed nuclei act as a base for further crystal growth. उसके बाद precipitate को हम mother liquor से separate कर लेंगे by filtration. So what is mother liquor? जो भी हमारा प्रेसिपिटेट है उसके अलावा जो भी सॉल्यूशन होता है उसको हम मदर लिकर कहते हैं। सो प्रेसिपिटेट इज देन सेपरेटेड फ्रॉम मदर लिकर बाय फिल्ट्रेशन। उसके बाद तो हमने क्या किया, ओके मैं एंड में बताऊंगी। देन प्रेसिपिटेट इज को हम लोग वॉश करेंगे विद सूटेबल सॉल्यूशन कंटेनिंग सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ताकि और कोई फर्दर एक्स्ट्रा चार्ज आयंस हट जाए। So precipitate is washed with suitable solution containing suitable electrolyte, and then precipitate को हम लोग सुखाएंगे या फिर ignite करेंगे so that उसमें moisture वगैरह वो सब निकल जाए, and then finally उसे wet करेंगे. So the precipitate is dried or ignited, which is obtained from 8th step, and then we finally weighted. तो हम लोग वेट करने से पहले उसको ड्राई क्यों कर रहे हैं? सो दैट जो मॉइस्चर है वो हमारा वो इंटरप्ट ना करे फाइनल प्रोसेस में। सो टू समराइज ऑल दी स्टेप्स, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो हमारा सैंपल था उसको हमने वे किया कि भाई कितना उसका मास आ रहा है। उसके बाद उसको हमने डिसॉल्व किया, एक सूटेबल सॉल्वेंट, एक बीकर लिया, उस पर सूटेबल सॉल्वेंट डाला और उस पर वेट सैंपल को डाल के उसका एक सॉल्यूशन बनाया। यदि कोई भी उसमें इंटरफियरिंग
इम्प्योरिटीज हैं उसको डिफरेंट टेक्निक से रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमें अब एक्सपेरिमेंट करना है फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो हम पीएच एडजस्टमेंट के थ्रू या फिर हमें यदि सॉल्यूशन को कंसेंट्रेट करना है, डाइल्यूट करना है, तो हमने वो कर लिया। उसके बाद जब हमने इम्प्योरिटीज वगैरह हटा दी और फिर से जो हमें सॉल्यूशन मिला उसमें हम क्या डालेंगे, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालेंगे। और उस प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट को कैसे डालेंगे, स्लोली स्लोली बाय अ ग्लास ड्रॉपर। उसके बाद और स्टिक भी करते रहेंगे सो दैट हमारा प्रेसिपिटेट धीरे धीरे फॉर्म होते जाए। उसके बाद एक फिल्टर लेके, फनल हमने लिया, उसमें फिल्टर पेपर लगाया और फिर इस पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। और जब फिल्टर कर लेंगे तो जो हमारा प्रेसिपिटेट आएगा उसको थोड़ा वाटर से भी वॉश कर लेंगे एंड एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट से वॉश कर लेंगे। उसके बाद फाइनली हमें हमारा प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। इसको हम ट्राई कर सकते हैं या फिर इग्नाइट कर सकते हैं। एक सूटेबल कंटेनर में लेके हम लोग इग्नाइट कर सकते हो ना फ्लेम। एंड देन जब ये सब हो जाएगा, सारी इम्प्योरिटीज गायब, सारा मॉइस्चर जा चुका रहेगा, तो फाइनली हम लोग उसको वेट करेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स, हमारा जितना अमाउंट है उसके हिसाब से और हमें जितना प्रिसाइज्ड वेट करना है उसके हिसाब से हम उसे वेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस। So this is all for today. In next class, we will study about our next topic, type of precipitation. Okay. So thank you.